सर जब प्रोक्रियोर करते हम लोग बैलेंस भी मेंटेन करता है सर जी। तो जब हम लोग घूमते हैं या कुछ जैसे राउंड रोटेशन होता है तो बैलेंस हम लोग को बिगड़ने लगता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? हमारे कान के अंदर एक फ्लूइड है, ठीक है नहीं, एक फ्लूइड है, वो एक छोटे से डब्बे में बंद है, ठीक, राइट। हमारा बैलेंस जो है वो उस लिक्विड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप अभी ऐसे हो गए थे तो वो हल्का सा हो गया, वो भी अपने डब्बे में इधर हो गया। आप ऐसे हो गए, वो हल्का सा इधर हो गया, राइट। आप जब इसको तेज घुमाओगे थोड़ा बॉडी को तो वो थोड़ा गोल गोल घूमने लगेगा। या आपने बाहर से तो बॉडी रोक दी, आपने बाहर से तो बॉडी रोक दी क्योंकि आपकी बाहर की बॉडी जो है कंट्रोल्ड बाय दी लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज, तो आपके पास बाहर से तो ताकत ज्यादा है, लेकिन आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अभी भी घूम रहे हैं, राइट। उनके अंदर अभी भी वाइब्रेशन हो रहा है, राइट। वो जो आपका लैबिरिंथ है वो अभी भी घूम रहा है अपने डब्बे के अंदर। वो जब तक घूमेगा जब तक जो है वो आपकी बॉडी डिसबैलेंस फॉर्म में रहेगी। अच्छा, जिधर की तरफ आप घूम रहे थे उधर की तरफ वो भी घूम रहा था, राइट। आप रुक गए एकदम से, उसने अपना घूमना कंटिन्यूअस रखा तो आपकी बॉडी भी जो है वो उसी डायरेक्शन में ऐसे हिलेगी। कभी आप ऐसे भी करिएगा कि आप तेज घूमिएगा ऐसे करके और रुकिएगा और अपोजिट डायरेक्शन में 2-3 बार घूम लीजिएगा और फिर खड़े हो जाइएगा, आपको कोई चक्कर नहीं आएगा। वो घूमते घूमते ऑटोमेटिकली एकदम से शट से फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड इट स्टॉप्स एंड देन इट स्टार्ट्स रिबाउंडिंग 2-3 टाइम्स। तो क्या होगा उससे, वो रुक जाएगा। तो वो आपके अंदर जो फ्लूइड है वो आपका बैलेंसिंग एजेंट है। वो बैलेंसिंग एजेंट जब भी डिस्टर्ब होगा, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा बॉडी उस डायरेक्शन में जाएगी, या यूं कहिए कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन में वो जाएगी, ठीक है। यहाँ की बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या चीज? फ्लूइड का नाम लैबिरिंथ उसको कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसका नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, आएगा तो बता दूंगा, नहीं तो मैं आपको कल परसों तक बता दूंगा एग्जैक्ट उसको क्या कहते हैं। लैबिरिंथ असल में वो जो बोन है ना, जो डब्बा है उसका, लैबिरिंथ उसको बोलते हैं। वो लैबिरिंथ जो है वो लैबिरिंथ का मतलब होता है पजल। पजल मतलब बहुत उसको कहते हैं ना भूल-भुलैया, है ना, भूल-भुलैया। वो भूल-भुलैया सॉर्ट का है वो अंदर डब्बा जो है, वो किधर से गए और किधर निकले कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप उसका स्ट्रक्चर बहुत कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप उसको देखोगे, ओके फाइन। तो वो लैबिरिंथ है। मैं उसका एग्जैक्ट नाम जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सर जी, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद भी क्या चीज? अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद भी इस तरह ओके, अल्कोहल के बाद भी होता है। असल में हमारे पास जो है वो देखिए, अभी नर्वस सिस्टम का एक सेक्शन है हमारे ब्रेन में, ओके याद आता है, वो बताता हूँ आपको। वो उसको कहते हैं प्रोहिबिटरी सेंटर। प्रोहिबिटरी सेंटर, अभी लिखिएगा मत, प्रोहिबिटरी सेंटर मतलब मैं जनरल इंग्लिश बोल रहा हूँ अभी उसके लिए, है ना। प्रोहिबिटरी सेंटर करता क्या है? प्रोहिबिटरी सेंटर का काम होता है कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ों के लिए आपको रोक करके रखना। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास चल रही है, अभी नहीं हंसना है, ये कौन बता रहा है आपको? अच्छा, वो प्रोहिबिटरी सेंटर है जो आपको बता रहा है, राइट। अभी जो है वो यहां पर शूशू नहीं करनी है, राइट। प्रोहिबिटरी मीन्स रोक रहा है कोई। अच्छा, वो रोक रहा है मीन्स उसने बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको बोला ना, मोर देन 95% हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारे आदेश के बिना चलते हैं, वो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, तभी हम सक्सेसफुली चल पाते हैं, राइट। आप सड़क पे चलते हो तो जब बहुत मस्ती में आ जाते हो तब आप घूम घूम के चलते हो सड़क पे ऐसे वैसे, अदरवाइज वो प्रोहिबिटरी सेंटर आपका जो है वो आपको प्रोहिबिट करता है कि भाई सीधे चलो ना, क्या परेशानी हो रही है, राइट। ये किसी भी फॉर्म का जो नशा होता है, किसी भी फॉर्म का हो, वो ज़रूरी नहीं शराब का हो, वो कोई भी है, धुएं से लिया गया हो, टोबैको ज़्यादा खा लो आप, उसका है नशा, राइट। गुटखा आप जो है वो 2 मुट्ठी भर के खा लो एक साथ, कभी खाया किसी ने? नहीं खाया? अरे खा के देखो, बड़ा मज़ा आता है,
सच बताओ हैं? हाँ, क्यों नहीं खाने की चीज़ है यार, दुनिया में खाने की चीज़ है, खाना चाहिए। खा के देखो क्या होता है, नाली में पड़े मिलोगे तो उठा लाएंगे। राइट, ये सारे नशे जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, वो प्रोहिबिटरी सेंटर को प्रोहिबिट कर देते हैं, प्रोहिबिटरी सेंटर को प्रोहिबिट कर देते हैं। वो जो रोकने वाला सेंटर है बॉडी में, ब्रेन में, उसको रोक देते हैं, वो शट डाउन कर देते हैं। अच्छा, अब उसे समझ में नहीं आता कि वो मीन्स, अब जाहिर सी बात है, अब उसे प्यास लगी है तो वो चमकीला चमकीला सा तरल पदार्थ उसको जो है वो बाथरूम का ठंडा पानी सा लगता है उसको, जहाँ नहाया था वो, तो वो नाली में लेट जाता है बेचारा जाके, क्योंकि नाली में नहीं लेटना है, नाली का पानी नहीं पीना है। ये कंटिन्यूअसली अनकॉन्शियसली वो प्रोहिबिटरी सेंटर हमको रोक रहा है ना, लेकिन उसका प्रोहिबिटरी सेंटर प्रोहिबिटेड हो गया है। राइट, अच्छा, अब ये जो प्रोहिबिटरी सेंटर आपका रुका हुआ है, ये प्रोहिबिटरी सेंटर जब रुकता है तो किसी वजह से नर्वस सिस्टम के बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जो अभी फिजियोलॉजिस्ट को मीन्स अभी भी काम कर रहे हैं, वो उस पर पिछले 150 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक पकड़ में नहीं आए। उनमें से एक ये भी है कि प्रोहिबिटरी सेंटर जब रुकता है तो वो लेबरिंथ लिक्विड जो है वो हल्का सा मूवमेंट क्यों शुरू कर देता है। अच्छा, जैसे ही उसने हल्का सा मूवमेंट शुरू किया वैसे ही उसके पैर लड़खड़ाए। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, करता कैसे है ये नहीं समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये नहीं समझ में आया कि आप देख रहे हो मुझको, मैं आपको देख रहा हूं। आप किसी भी चीज को देखते हो तो आंख से आपके देखी, आपने देखा, पीछे इमेज लगी, ये जो इमेज है यहां से वापस आए। इमेज में जब आप जाते हो अंदर तो उल्टे होते हो। अच्छा, यहां से जो पीछे पर्दा लगा हुआ है इसमें उल्टे दिखाई दे रहे हो, यहां तक तो फिजियोलॉजिस्ट को दिखाई दे गया। अच्छा, यहां से सीधे कैसे दिख रहे हैं अब हम, वो नहीं समझ में आ रहा अभी। ये सीधा कैसे हो गया, इंसान जैसा बैठा है वैसे ही कैसे दिख रहा है। तो उल्टा नजर आना चाहिए ना इसको, ऐसा बैठा हुआ नजर आना चाहिए, कुर्सी ऊपर होनी चाहिए, इसका सिर नीचे होना चाहिए, मैं अपसाइड डाउन ऐसे खड़ा होना चाहिए। लेकिन हो कैसा रहा है, मीन्स जैसा खड़ा हूं वैसा आपको दिखाई दे रहा हूं। तो आधा रास्ता कवर हो गया है फिजियोलॉजिस्ट का, आधा रास्ता कवर नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अभी हमारे यहाँ, बहुत कॉमन है और अभी तक पकड़ में नहीं आ पा रही हैं वो। राइट, इसीलिए कहते हैं कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन एवर मेड, एवर एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट, ऑन दिस प्लैनेट इज द ह्यूमन बॉडी, इज द ह्यूमन बॉडी। ठीक है नहीं? राइट, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट का मतलब ये नहीं कि वो पैदाइशी तौर से सीख के आया है। मैंने आप लोगों से बात करी थी ना एक बार कि इंसान का बच्चा मीन्स कोई भी चीज सीख के नहीं आता। इवन उसको सांस लेनी भी नहीं आती है जब वो दुनिया में आता है, तो उसको सांस लेना भी सिखाया जाता है। अच्छा, कोई भी चीज XYZ कोई भी चीज उसको मालूम नहीं है कि है क्या चीज ये। राइट, उसको सिखाया जाता है। आप रिपीटेडली उसको बताते हो कि ये पानी गंदा है तो वो सीख जाता है कि ये पानी गंदा है। अच्छा, अब ये पानी जब गंदा है वो सीख गया तो उसने रिपीटेडली आपसे इतनी बार सुना है बाय डिफॉल्ट ट्रेनिंग, यानी कि वो उसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो चीज़ चली गई। अब उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा, अब उसका प्रोहिबिटरी सेंटर अब काम कर रहा है उसके ऊपर, एज ए कंडीशन, वो कंडीशनिंग हो गई उसकी इस तरीके से। राइट, तो हम लोग यहां पर थे कल कि हमारा जो है वो यूनियन बिटवीन नर्व एंडिंग्स एंड डेंड्राइट्स, एक तरफ से नर्व एंडिंग्स और एक तरफ से हमारा डेंड्राइट का आपस में ये यूनियन जो है, दैट यूनियन इज कॉल्ड साइनैप्स। साइनैप्स का ये छोटा सा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इस तरीके का है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके का यहां नहीं दिखाई दे रहा है आपको, राइट? लेकिन जब हम इसको अंदर और मैग्नीफाइड 1000 टाइम्स और मैग्नीफाइड जब हम इसको देखते हैं लेंस से, तब हमको ये दिखाई देता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का है। आगे करेंगे, एक मिनट वेट, हाँ ये काम कर रहा है। ओके फाइन, अभी आपका ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है हमारा सिनैप्स का, राइट? अभी आप देखो ये जितने भी हैं ये छोटे छोटे बबल्स, राइट? ये सब केमिकल्स हैं कुछ। हमेशा याद रखिएगा, साइनेप्स में कभी भी नर्व एंडिंग और डेंड्राइट आपस में मिलते नहीं हैं। आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है, ठीक है नहीं?
ये डेंड्राइड है इधर, ये इधर नर्व एंडिंग की एंडिंग है, ठीक है नहीं। इन दोनों के बीच में ये वाइट है, टोटल वाइट है। अभी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब आगे इधर से चलना शुरू होंगे तो यहां पर जो है वो कुछ, सॉरी, ओके फाइन, जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर पास ऑन करेगा तो यहां पर, अभी ये इनको क्या कहते हैं हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी तो मोटी मोटी हम फिजियोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चैम्बर्स इसके ये इस तरीके से खुल जाएंगे और ये केमिकल जो है वो यहां पर ये रिलीज होगा, राइट। ये केमिकल रिलीज, अभी इस केमिकल को क्या कहते हैं हम लोग उस पर भी आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहां पर इन केमिकल्स को रिसीव करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं डेंड्राइट्स के पास, इन स्ट्रक्चर से ये चिपक जाएगा, राइट। ये चिपकेगा, ये अंदर जाएगा तो यहां पर कुछ पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन कहते हैं कि आपका जो सिस्टम है, रेस्टिंग पोटेंशियल उसका जो है वो -70 मिलीवोल्ट है, करंट है आपकी बॉडी के अंदर। आप सो रहे हो, बेहोश पड़े हो, कोमा में हो, -70 मिलीवोल्ट है, अभी भी -70 मिलीवोल्ट है। आपके उन सारे ऑर्गन्स पे जो ऑर्गन्स आपके काम नहीं कर रहे, उसमें रेस्टिंग पोटेंशियल अभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्शन पोटेंशियल वही होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी है। नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड विद आवर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये रेस्टिंग पोटेंशियल इसका जो है वो -70 मिलीवोल्ट है, इसको लिख लीजिए, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट, MV। ठीक है। जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल एक्टिव पोटेंशियल में चेंज होगा तो इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। जब ये रेस्टिंग है ना, अभी एक्टिव होगा तभी तो काम होंगे ना सारे आपके, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन हो गया है, ये लिख लीजिए आप, पोलराइजेशन क्या होता है। हो सकता है बीच में यहां पे नहीं आए ये चीजें, राइट। ये जो पोलराइजेशन है इसके लिए एक्शन पोटेंशियल, अब रेस्टिंग वाला नहीं है, अब एक्शन पोटेंशियल इसको 70 मिलीवोल्ट चाहिए, प्लस 70 बोला तो प्लस, अगर नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव बोलेंगे उसके लिए, है नहीं। और अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसके लिए बोलते नहीं है, उसके लिए 70 मिलीवोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट से 70 मिलीवोल्ट तक का ये करंट, यहां से यहां तक करंट का कन्वर्जन होना है। इतने कन्वर्जन के बाद फिर वो काम करना शुरू करेगा। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है क्या? इसको लिख सकते हैं आप लोग अपने भाषा में, लिखिए जरा। एक्शन पोटेंशियल समझ रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल बोला तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग मेथडोलॉजी, इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। लिख लो इसको, एक एक स्टेप में लिख लो। एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग मेथडोलॉजी। मैं सिंपल भाषा की बात कर रहा हूं, कहीं आप कल को पकड़ मत लेना कि सर आपने तो एनाटॉमी में ऐसा पढ़ाया था, आपने तो यही पढ़ाया है नहीं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग मेथडोलॉजी इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, राइट। जब ये एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग फेज में होता है तो ये -70 मिलीवोल्ट होता है। ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज मींस जब बॉडी कोई काम नहीं कर रही, बॉडी कोई काम नहीं कर, फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी थाइज अभी काम नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो ट्रिपीजियस मसल आपकी काम नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल पेक्टोरल्स अभी काम नहीं कर रही, ऐसे बहुत पूरी मसल बॉडी है नहीं, ये सब जो है वो -70 मिलीवोल्ट पर है, ठीक है, राइट। अभी ये रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? रेस्टिंग। अभी तो एक्शन पोटेंशियल समझा पहले हमने, फिर हमने समझा बॉडी रेस्ट में भी होती है, फिर रेस्ट के बाद फिर ये एक्टिव भी हो जाती है, तो एक्शन पोटेंशियल भी वैसे ही चेंज हो जाता है, राइट है। तो एक्शन पोटेंशियल तो है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग मेथडोलॉजी, ठीक है। अब जब बॉडी रेस्ट में है तो ये
एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल कहलाता है और ये -70 मिली वोल्ट होता है। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? राइट। अभी इसको एक्टिव करना है, आपको किसी भी ऑर्गन को एक्टिव करना है, हाथ मुझे उठाना है, राइट, मुझे पैदल चलना शुरू करना है, तो ये -70 मिली वोल्ट से अब ये रेस्टिंग से एक्टिव फेज में आ रहा है। तो ये रेस्टिंग से एक्टिंग फेज में आएगा ही तब जब ये -70 मिली वोल्ट 70 मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये करंट पहुंचाएगा बॉडी को, तब ये करंट मिलेगा इसको। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? लिख लीजिए इसको। सर इसका मतलब अगर हम जैसे भी लिख रहे हैं तो ये 70 मिली वोल्ट पे आप कर पा रहे हो। अगर ये किसी भी तरीके से बाय डिफॉल्ट कोई ड्रग रिएक्शन हो जाए, कोई एक्सीडेंट से नर्व की खराबी हो जाए, मिसफायरिंग हो जाए किसी वजह से, तो ये अगर आपका 70 मिली वोल्ट लिखते लिखते मींस माइनस में चला जाए, -30 चला गया, तो ये रुक जाएगा, मींस रुक जाएगा या कपकपी आ जाएगी आपके हाथ में, ऊपर सीधे नीचे हो जाएगा। और अगर -70 तक पहुंच गया तो कंप्लीटली मींस योर राइटिंग विल बी स्टॉप्ड देन एंड देयर इटसेल्फ। बात क्लियर हो गई बिल्कुल? एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल आपका नर्वस सिस्टम में भी आएगा, ये एक्शन पोटेंशियल आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी आएगा, इसको याद रखिएगा। तो एक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ फायरिंग में भी काम आ रहा है और ये जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है नहीं? तो एक्शन पोटेंशियल समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग मेथोडोलॉजी। अब हमारी बॉडी दो ही फेज में होती है, रेस्टिंग फेज में होती है और एक्टिव फेज में होती है, दो ही फेज है इसके पास। यानी अब ये अलग बहस है कि रेस्टिंग कैसा है, मीन्स जानबूझ के हम सो रहे हैं, या सिंपल हम लेटे हुए हैं, या सिंपल हम बैठे हुए हैं, या हम बेहोश हो गए हैं, या हम कोमा में चले गए हैं, है रेस्टिंग। सही, सब रेस्टिंग के फेजेस अलग अलग। ऐसे ही एक्टिव के भी फेजेस अलग अलग होंगे। मीन्स अभी एक्टिव हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप एक्टिव हो, आप बैठे हुए हो। अभी एक्टिव हो जाए तो थोड़ा चलने लगे, अभी हम भागने लगे, अभी हम स्प्रिंट्स लगाने लगे, मीन्स ठीक है नहीं? तो इसमें जो है जब ये या तो रेस्टिंग में होगी या एक्टिव में होगी। रेस्टिंग में होगी तो -70 मिली वोल्ट करंट चलेगा। मैंने आपको क्या बोला? -70 मिली वोल्ट चलेगा। मैंने आपको ये नहीं बोला कि करंट रुक जाएगा। करंट नहीं रुकेगा, बॉडी के अंदर करंट नहीं रुकेगा। बॉडी के अंदर करंट की इंटेंसिटी, जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, वो कम हो जाएगा, और वो इतना कम हो जाएगा कि आपकी बॉडी एक्शन भी नहीं कर पा रही उसके रेस्पॉन्स में। यहां तक बात क्लियर है? करंट नहीं रुकेगा, चाहे आप कोमा में चले जाओ, चाहे आप बेहोश हो जाओ, आप सो जाओ, क्योंकि वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म चाहिए है। अगर ये ऑल टुगेदर रुक जाए, अगर ये नहीं ऑल टुगेदर रुक गया, फॉर एग्जांपल अभी बैठे बैठे ऑल टुगेदर रुक गया ये करंट, राइट, नहीं चल रहा करंट, तो अभी क्या प्रॉब्लम होगी? अब आपको जब काम करना होगा तो आपको मतलब यू विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू इनिशिएट योर एनी एक्शन, वेरी सिंपल एक्शन। एक छोटे से एक्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी अंदर से बॉडी को चाहिए होगी, राइट। क्या होगा उसका नतीजा? उसका नतीजा ये होगा कि आप अभी शुरू सुबह हुई भी नहीं थी आपकी, और आधे घंटे के अंदर अंदर वो सुबह की एनर्जी खत्म भी हो जाएगी सारी, क्योंकि एटीपी से हमारी एनर्जी बन रही है, और वो एटीपी का रिजर्वायर जो है वो बहुत थोड़ा सा है। आप दिन भर की एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। आप 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास में, मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हो, आप सुन रहे हो, सब चीज़ के लिए एटीपी एनर्जी चाहिए, राइट। ये एनर्जी का प्रिजर्वेशन कंटिन्यूअसली अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर लगातार हो रहा है, बिना हमारी इंफॉर्मेशन के, बिना हमारे आदेश के, बिना हमारे कमांड के, कंटिन्यूअसली उसका प्रिजर्वेशन हो रहा है। ये प्रिजर्वेशन इस करंट की एक्शन पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। इसने अपने को जीरो नहीं किया, इसने अपने को रखा, लेकिन एज पर दी नीड, आपको उस वक्त एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, तो उसने जो है वो जीरो से थ्रेशोल्ड नीचे कर लिया, और कम कर लिया, और कम कर लिया, कंप्लीट उस पर चले गए तो -70 हो गया। अभी एक्टिव होना है, एकदम से मच्छर मारना है, राइट, तो -70 से वो
70 मिली वोल्ट करेगा तो आप चांटा मार पाओगे, राइट। अभी आपको सिर्फ ये सो रहे हैं, सोते पे आपको ऐसा करना है, ओके। अभी आपको इतना करना है तो आपने जो है वो 0.01 सेकेंड लगा आपको, लेकिन अगर ये मीन्स कंप्लीटली ख़त्म हो गया था, रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल था ही नहीं, और कंप्लीटली आपको नया जनरेट करना था करंट, तो आपको जो है वो 2-3 सेकेंड लगते। अच्छा, 2-3 सेकंड में तो मच्छर अपना काम पेट भी भर लेता और अपने जो देना था वो दे करके उड़ भी जाता। आप क्या कर लेते आप उसका? ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया आपसे। अब ऐसे बहुत सारे काम हैं आपके, मीन्स सड़क पे चलते हो तो आपको लाइव अगर आपका वो दिखाया जाए फुटेज, वीडियो फुटेज कि आप चले हो तो 2 बार आप एक्सीडेंट, कितने खतरनाक एक्सीडेंट से बचे हो, राइट। वो आपका ये रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल है जो आपको बचाए हुए था। अगर नहीं होता तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगती, एनर्जी ज़्यादा ब्रेक डाउन होती तो मीन्स ज़्यादा टाइम लगता, और इतने में तो भिड़ंत हो जाती, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, ये जब रेस्टिंग में होता है तो भी आपके लिए डिफेंसिव है, और जब ये पॉजिटिव में आता है, 70 पे आता है, तब भी ये आपकी सर्वाइवल के लिए ही कुछ ना कुछ ये काम कर रहा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, राइट। अब आपको करना क्या है, एक्शन पोटेंशियल का 1 या 2 आपको अभी जो है वो इंपॉर्टेंस लिखनी है। लिख लीजिए जल्दी से एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस, आ जाओ, चल रहा है ये बाबू, देखो नहीं चल रहा तो बैठे हो ना तुम, नहीं अभी चल रहा है, आ जाओ। पैरालिसिस जो होता है, पैरालिसिस के केस में क्या होता है, -70 से ओनली नर्व खराब हो जाती है तो पोलराइजेशन साइट ही ख़त्म हो गई। जैसे मालिश वगैरह करते हैं उससे दोबारा थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो वो रीजनरेट होती है, न्यूरॉन नहीं जनरेट होता है, क्योंकि वो रीजनरेट होगा तो एक्शन पोटेंशियल आएगा, वरना नहीं आएगा। भाई साइट है ना उसकी, है ना। एक मिनट है, जिनका रिएक्शन लेवल बहुत लो होता है, हाँ तो रिएक्ट बहुत धीरे करते हैं, हाँ तो उनमें ये सब पोटेंशियल हाँ, एक्शन पोटेंशियल हो सकता है उनका स्लो हो, स्लो काम कर रहा हो। जेनेटिक होता है कि हैं? जेनेटिक होता ही है, जेनेटिक भी होता है रिएक्शन टाइम। दुनिया में करोड़ों तरह के काम है ना, हर तरह के काम के लिए हर इंसान बना है, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि हम फास्ट ट्रैक के लिए बने हुए हैं। मतलब जैसे कुछ भी मूवमेंट हुआ, जैसे हमें कुछ करना ही है तो उसमें हम लोग का बॉडी रिएक्ट तुरंत नहीं कर पाता, तुरंत नहीं कर पाती, वो जेनेटिकली है। वो हो गया भैया। तो एक्शन पोटेंशियल तक समझ में आ रहा है हमारे? ये एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग और एक्टिव एक्शन पोटेंशियल, ये पूरा आपको जो है वो नर्वस सिस्टम में आपके काम आएगा। अभी मैंने आपको बोला ना कि ये अगर फायरिंग यहाँ हुई है और ये केमिकल इसमें डेंड्राइट में नहीं लगा है, ये लगेगा तो पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन होगा मतलब रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल एक्टिव एक्शन पोटेंशियल में चेंज होने जा रहा है या चेंज होगा। क्लियर है बात? ओके फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर हम इसको देखते हैं, है नहीं। इसे देखिए, ये तो साइनेप्स है नहीं। ये आपका नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग और ये डेंड्राइट, राइट। ये तो साइनेप्स है, राइट। इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। साइनेप्स से पहले वाला टर्मिनल समझते हैं, पार्ट समझ लो आप, है नहीं। साइनेप्स से पहले वाला पार्ट, और ये जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। साइनेप्स के बाद वाले, साइनेप्स तो इसको कह रहे हैं ना हम, साइनेप्स तो ये चीज है। बात क्लियर हो गई ना। इसका इतना हिस्सा और इसका इतना हिस्सा, ये मिल करके ये साइनेप्स बना रहा है, राइट। इससे पहले का हिस्सा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, राइट, या प्री
साइनेप्टिक पोर्शन, अब आप कुछ भी बोल लो, एनाटॉमी के अंदर इसको टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, राइट। और ये साइनेप्स के बाद का हिस्सा, तो ये से हम पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। ये बात क्लियर है? ओके फाइन। इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रही है, करंट आया है नहीं, इसको हम लोग बहुत मोटे तौर पे समझ गए, राइट। इधर ट्रांसमिशन होना है, कल से यही बात हम लोग समझ रहे हैं, बार बार डिफरेंट एंगल से डिफरेंट तरीकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको, राइट। ये जो बीच में है दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो सफेद सफेद हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, डेंड्राइड और नर्व एंडिंग के बीच का जो गैप है, क्लेफ्ट कहते हैं बीच का खाली हिस्सा, क्लेफ्ट बोलते हैं बीच का खाली हिस्सा। जैसे चोट लग गई और होंठ बीच में से कट गया, तो ये पोर्शन इधर हो गया, ये पोर्शन इधर हो गया, तो कहते हैं कि लिप्स में उसके क्लेफ्ट पैदा हो गया है, राइट। या कोई बच्चा ऐसा पैदा हो गया तो उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप के साथ बच्चा पैदा हुआ है, राइट। तो ये क्लेफ्ट है। तो एक प्री साइनेप्टिक है, एक पोस्ट साइनेप्टिक है, और एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये याद रखने की सारी मीन्स, आप लोग याद रखना मीन्स रटना नहीं, आप लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। राइट। ये जो आपको बैग्स दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर ये बॉल्स भरी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स। वेसिकल कहते हैं छोटे छोटे बैग्स, और ये बहुत छोटे होते हैं। ये जो पूरा गोल है ये बहुत छोटा होता है, हमको दिखाई दे रहा है, ये 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है ये, राइट। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको डोपामाइन कहते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको डोपामाइन बोलते हैं। ये आपके कंपटीशन में कभी सवाल आ जाता है, राइट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? राइट, डोपामाइन, राइट। ये डोपामाइन आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स के करंट्स लिए हुए है। अब यहां जो है वो फिजियोलॉजिस्ट को परेशानी हो जाती है कि ये क्या सबके अंदर यही वाला इंपल्स है? भाई सेम इंटेंसिटी का होना चाहिए ना। अच्छा, सब जितने हेड्स होंगे उतने ही तो लगेंगे, बाकी के जो गए, बाकी के मीन्स बर्बाद हो जाते हैं कुछ। अच्छा, ये जो बर्बाद हो गए तो इनके अंदर भी तो ये पूरी इंपल्स थी ना, पूरी इंपल्स। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप 100 ये डोपामाइन बॉल्स निकली थी, 100 डोपामाइन में से 90 लग गई, राइट। 10 जो है वो नहीं लग पाई, वापस भी नहीं गई, राइट। ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स का जो भी मैसेज था तो वो उन 100 में था या इन 90 में था? राइट, 100 में था, 100 में था। ओके फाइन, 10 तो बेकार हो गई, 10 तो बेकार हो गई। तो यानी कि ये नर्व इंपल्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अब फिजियोलॉजिस्ट इस बात पे परेशान है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी तो क्या ये स्ट्रेंथ कम करती जाएगी अपने मैसेज की? अच्छा, अगर वो मैसेज कम करती जाएगी, मैसेज कम कर रही है, अगर वो मैसेज कम करेगी तो मीन्स हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा और स्लो हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल स्लो होता जाएगा, इजंट इट, राइट। तो अभी उन्होंने एक थ्योरी दी है बस कि ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो एक बॉल के अंदर पूरा अपने आप में एक इंपल्स होता है। समझ में तो आ नहीं रहा? ओके, लेकिन थ्योरी तो देनी है, काम तो हो रहा है, काम ऐसे ही हो रहा है। मैंने आपको बोला था ना शुरू में कि ये तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है, लेकिन इनफैक्ट हो क्या रहा है अंदर। जैसे ये तो समझ में आ गया कि उल्टी इमेज पड़ रही है, अब ये सीधी कैसे बन के निकल रही है ये नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ही ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो अब ये एक थ्योरी दी है बस उन्होंने, इस थ्योरी की बहस में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हमारा काम नहीं है उतने लेवल पे। एक डोपामाइन बॉल के अंदर ये पूरी इलेक्ट्रिक इंपल्स एक डोपामाइन के अंदर, एक डोपामाइन के अंदर, एक डोपामाइन के अंदर, एक डोपामाइन के अंदर, ऐसा
अच्छा, फिर इसकी भी कटाक्ष करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि एक इंपल्स 90 के अंदर है तो ये तो 90 टाइम्स और बढ़ गई। तो अब आंसर इधर भी नहीं है कि जो 10 ड्रॉप हो गई तो स्लो हो जानी चाहिए। स्पीड सेम चल रही है, जिस करंट से आया है, जिस वेलोसिटी से आई है, उसी वेलोसिटी से मैसेज आगे चल रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है आपको या नहीं? इसको लिख सकते हैं आप अपनी भाषा में, कोशिश करिए। सर एजिंग के साथ इलेक्ट्रिक इंपल्स की इंटेंसिटी कम होती है? क्या चीज? एजिंग के साथ हाँ, इलेक्ट्रिक इंपल्स की इंटेंसिटी डोपामिन में कम होती है? असल में ये जो आपका नर्व, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स इस बात पे भी डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका न्यूरॉन की हेल्थ कैसी है। अच्छा, न्यूरॉन रीजनरेट नहीं कर पाता अपने को, न्यूरॉन धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को हल्का खोता चला जाता है विद एज। अच्छा, जैसे जैसे वो अपना उसके अंदर स्लगिशनेस आती जाएगी, स्लो होता जाएगा, जाहिर सी बात है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स भी स्लो होता जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंपल्स अगर स्लो ना भी हो लेकिन ये रिलीज स्लो हो जाएगा, डोपामाइन, ये रिलीज स्लो होगा तो ये आगे ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो एक्टिविटी स्लो हो जाएगी उसकी। अच्छा, इसी में मिसफायरिंग भी हो जाएगी कि मैसेज तो पूरा आया था मगर ये इन्होंने ढक्कन ही नहीं खोला अपना, मीन्स रिलीज ही नहीं हुआ आगे, तो मिसफायरिंग हो गई। अब उसके बहुत सारी कंडीशंस हैं फिर, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन की हेल्थ और इलेक्ट्रिक इंपल्स का रिलेशन ये बहुत पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जैसे जैसे आपका न्यूरॉन की हेल्थ डाउन होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स किसी भी वजह से कम होती चली जाएगी। डोपामिन का प्रोडक्शन, भाई अब प्रोडक्शन होना है ना इसका, भाई ये खर्च हो गया तो अब ये खाली हो गया ना जगह, तो अब इसका प्रोडक्शन भी होना है, वो प्रोडक्शन भी स्लो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है, ऐसा चल रहा है जी। तो सर हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्यों पढ़ता है कि स्पोर्ट्स प्लेयर की वो रिएक्शन एबिलिटी बढ़ा जाती है? क्या चीज़? रिएक्शन एबिलिटी बढ़ा सकते हैं? रिएक्शन एबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि अभी आपकी रिएक्शन एबिलिटी, अब आप यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होगे, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स है ना, अब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स करंट आ रहा है तो ये करंट यहाँ मार रहा है करंट, ठीक है नहीं, इस पॉलीथीन बैग में, ये पॉलीथीन बैग में इसने जब करंट मारा तो ये खुल गया ये, ठीक है नहीं। अब ये इसका कोई रेट है जिससे मारा है इसने, फॉर एग्जाम्पल 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड में इसने ये खोला और ये यहाँ अटैच हो गया आकर के, ठीक है। अच्छा, अभी कोई एक बंदा है जिसने ट्रेनिंग ही नहीं करी, जिसने ट्रेनिंग ही नहीं करी, तो हो सकता है इसका ये इलेक्ट्रिक इंपल्स से ये खोलना तक और यहाँ से अटैच होना तक की स्पीड कम हो, फिर आपने उसको कुछ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग कराई थोड़ी सी, तो ये स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ गई इसकी। अच्छा, जब ये बढ़ जाएगी तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा उसका, तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो आपका रिएक्शन टाइम को बढ़ा देती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कितनी बढ़ा देती है, क्या वो इतनी बढ़ा देती है कि मैं उसैन बोल्ट सर को हरा लूँगा, एक क्वेश्चन है नहीं, क्या इतनी बढ़ा देती है कि जो है वो मतलब, हाँ मतलब कि गन का पहला क्षण, मीन्स गन तो अभी खुली है, खुलने के बाद वो पूरा काम भी करेगी, उसके बाद हमारे रिएक्शन अंदर शुरू होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या गन के शुरू का पहला फेज जो है उसका अभी ठक, तो ये ठा जहाँ से शुरू हुआ था इस पे भागना शुरू हो जाऊँगा मैं। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे इसी पे भागना, मीन्स उस गन की उस पे कौन कितना पहले छोड़ देगा, एक चीज़ इस पे डिपेंड करता है। दूसरा 30 मीटर के बाद, 100 मीटर्स में 30 मीटर के बाद आपका एक मूवमेंट फेज आता है, जब आप पूरी एनर्जी गैदर कर लेते हो, पूरी मसल्स आपकी, मीन्स हाँ मतलब इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कि वो रोरिंग, गुर्राती भी शुरू हो जाती हैं एकदम से, और फिर वो 30 से 70-80 मीटर तक जो है वो उसको पूरी रोरिंग पे आ जाती हैं, अपने पूरे गुर्राने पे आ जाती हैं, और 80 से फिर 100 तक आपको मेंटेन करना होता है उस गुर्राने को, मीन्स ये फेजेस हैं आपके, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर आपने ब्लॉक कब छोड़ा और आपने जो है वो
फिर वो मूवमेंट फेज में आप कितना गुर्रा दिए, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको जीत की तरफ ले जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को याद हो एक स्प्रिंटर हैं जिनका नाम है, मतलब अभी नहीं है, पहले के थे, कार्ल लेविस सर, राइट। उनके कोई टक्कर पे आमतौर से नहीं रहा, राइट। लास्ट फेज में उनकी लाइफ के जिस वक्त मीन्स वो टॉप पे ही थे, तो उस वक्त जो है वो एक नया एथलीट आया जिसका नाम था बेन जॉनसन, राइट। अब इन दोनों की टक्कर हो जाती थी, मीन्स ये दोनों में से कौन जीतेगा, ये जो शर्त लगाने वाले जो बैटर्स होते थे ना, उनको भी नहीं पता होती थी कि इसमें से जीतेगा कौन। अच्छा, दोनों की खासियत क्या थी? दोनों की खासियत बिल्कुल डिफरेंट कट की थी, राइट। बेन जॉनसन सर जो हैं वो ब्लॉक छोड़ने में बहुत एक्सपर्ट थे, मीन्स वो जो मैं कह रहा हूँ ना ठक कट ठा, उस पर छोड़ देते थे। अच्छा, जब तक वो पूरी बोलती थी ठक, तब वो कार्ल लेविस सर उसको एनालाइज कर पाते थे कि गन हो गई। अच्छा, अब आप समझो बात को, मीन्स वो ठाप के शुरू में उसने एक ब्लॉक छोड़ दिया एक बंदे ने, बेन जॉनसन ने, और एक ठक के का के बाद छोड़ रहा है, राइट। 12 से 17 मीटर का डिफरेंस हो जाता था इतने बीच में, 12 से 17 मीटर का डिफरेंस। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, है ही कितना मीटर? 100 मीटर। और फिर वो एथलीट भी किस लेवल के, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं था कि बेन जॉनसन जीत जाए, जीतना चाहिए था उनको, भाई लॉजिक तो यही कह रही है कि जीतना चाहिए, लेकिन जीतते नहीं थे वो, क्योंकि उनका जो मूवमेंट टाइम था कार्ल लेविस सर का, वो जो उनका गुर्राना था, वो 50 मीटर पे 30 से गुर्राना शुरू करते थे फिर वो, और फिर उसके बाद 50 तक उनको पकड़ लेते थे, और 50 और 70 मीटर के बाद फिर उन दोनों की फाइट शुरू होती थी। दोनों एक उस पे आ जाते थे, एक पॉइंट पे आ जाते थे। मीन्स 12 से 17 मीटर वो पहले छोड़ देते थे, मूवमेंट टाइम में वो 12 से 17 मीटर वो कवर कर लेते थे। अच्छा, ये तो बहुत ही खतरनाक कंपटीशन हो गया, राइट। अब उन दोनों का फेज चल रहा है, दोनों का बराबर का, अब कौन रिबन तोड़ दे पहले, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, अच्छा ये सारा खेल जो है वो, ये सारा खेल इसी का है, सॉरी, ये सारा खेल इसी का है, इलेक्ट्रिक इंपल्स का है, डोपामाइन का है, डोपामाइन के वेसिकल्स के खुलने का है, इसलिए मैं इसको डिटेल में आपको ले रहा हूं। वहां से इनका रिलीज होना है, रिलीज होकर के ये डोपामाइन रिसेप्टर से इनका अटैच हो जाना है, और फिर यहां से अटैच होके ये अंदर जाएंगे अभी, और फिर ये आगे ट्रांसमिशन करेंगे। ये सारा खेल वहां से लेकर के और यहां तक का ये सारा खेल पे जो है वो आपका रिएक्शन टाइम डिपेंड कर रहा है, राइट। जिस बंदे के अंदर, इनके अंदर तेजी लाने का पोटेंशियल तो था, लेकिन उसने ट्रेनिंग कभी नहीं हुई उसकी, राइट। आपने उसको ट्रेनिंग दे दी या उसको मिल गई कहीं से ट्रेनिंग, राइट, तो उसका ये रिएक्शन टाइम, जिसको हम कहते हैं ना कि रिएक्शन टाइम फास्ट हो गया, उसका फास्ट नहीं हो गया, उसके अंदर थी ये पोटेंशियल पहले से, बस अनटैप्ड था, मींस किसी ने उसको छुआ नहीं था, वो जैसे ही छू दिया किसी ने तो ये बढ़ गया। अच्छा, अब आप कहो कि मेरा भी उतना ही हो जाए बेन जॉनसन सर जैसा, तो मेरा नहीं हो पाएगा, आप में से कुछ लोगों का शायद किसी का हो जाए। आप बात समझ रहे हैं? तो कितना बढ़ जाएगा ये नहीं बताया जाता है, नहीं, ये ऐसा ही है, बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे कुछ दवाओं के बारे में कहा जाता है जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, एनसेड्स, हम लोगों ने बात करी थी ना, है ना। तो वो जो हैं किडनी पे असर डालती हैं, किडनी ख़राब कर देती हैं, इसलिए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो बैंड हैं। अच्छा, इंडिया में चल रही हैं। अच्छा, अब वो मीन्स अब सवाल पैदा हुआ ना कि किडनी ख़राब कर देती हैं, ओके फाइन, किडनी ख़राब कर देती हैं, लेकिन एक हमारा मीन्स ऑब्जर्वेटरी हमारा ब्रेन को एक सवाल पूछना चाहिए कि कितनी खाओगे तो ख़राब हो जाएगी। भाई कुछ खाओगे ना तभी तो ख़राब होगी। तो अब इसका आंसर कोई डॉक्टर भी नहीं दे पाया, जितने मेरे दोस्त थे या मेरे सीनियर्स थे वो लोग भी नहीं दे पाए इसका आंसर कि कितनी एनसेड्स खाएं तो किडनी ख़राब हो जाएगी, राइट। तो फिर वो मेरी कुछ आदत है ऐसी कि एक सवाल आया तो अब उसके अंदर तक जब तक मुझे आंसर उसका मिल ना जाए, या तो एक्सपर्ट से पूछूंगा, और अगर एक्सपर्ट्स नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं खुद उसकी स्टडी करने की कोशिश करूंगा जहां तक मुझसे हो सकता है, संभव,
राइट। मैंने उसकी पता करने की कोशिश की तो मालूम ये चला कि किडनी उनकी ख़राब हो रही थी एनसेड से, जो एक टाइम में 8 एनसेड्स खा रहे थे मुट्ठी भर के। अच्छा, ये तो ख़राब तो होनी है। अच्छा, और दिन में 3 बार खा रहे हैं, एक दिन में 24 से 36 गोलियां खा रहे हैं, उनकी किडनी खराब हो रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मींस वियरिंग एंड टीयरिंग बॉडी के अंदर हो रही है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं उसका, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 72 घंटे में फ्लश आउट हो जाती है वो बॉडी से, उसका जो रेमिनेंट्स हैं, जो पार्टिकल बचेंगे भी, वो 72 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं बॉडी से, राइट। हमारी बॉडी, हम लोग फिजिकल एजुकेशन के हैं, कहीं छोटी सी मसल स्ट्रेच हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, हल्की सी कहीं अकड़न सी पैदा हो जाती है, होता है, राइट। 72 घंटे में अगर एक एनसेड हम खा लें तो उससे किडनी थोड़ी ख़राब होनी है कोई, और बॉडी भी सटीक फिट रहेगी बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि खा लेना लेकिन हम 24 से 36 तो नहीं खा रहे ना एक दिन में। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हमें बता दिया जाता है कि ट्रेनिंग से रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ जाता है एक तो ये नहीं बताया जाता। जैसे दवाओं के मामले में ये नहीं बताया जाता कितनी दवा खा लेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है कि हमको, है नहीं? ये है प्रॉब्लम असल में, और हम पूछते भी नहीं है क्योंकि हमारे जहन में वो बात भी नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो आपको सवाल पूछने दे। वो सिस्टम हमारा ऐसा नहीं है। उसने आपको प्रिस्क्राइब्ड एक सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को कहा कि ये सिलेबस को आपको पास करना है, और रिसर्चेस ने ये बता दिया जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है नहीं? मास्टर्स में तुम्हारे कितने नंबर है, कितने परसेंट? 85। बाप रे बाप। तुम्हारे 83। तुम्हारे? बाप रे बाप। माई सेल्फ 61%। 61। मैं ये नहीं कह रहा मेरी तारीफ है, इन तीनों को मिला दो तो मैं इनको पटक दूंगा अकेले, अभी पटक दूंगा यहाँ डोपामाइन में मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जहां पे स्टूडेंट बैठ के सोचे, जहां बैठ के सोचे और जहां वो फ्री हो क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा, उसी जोन से, जिस जोन में आप बैठे हो उसी जोन से जो है वो टीचर भी निकल के आया है, तो वो भी बुरा समझता है कि क्वेश्चन पूछना, क्योंकि वो उसी जोन से आया है निकल के। मैंने वो जोन तोड़ दिया है, इसलिए मैं आपसे फ्रीली बात करता हूं। पूछ लो जितने सवाल पूछने हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा बताओ? इसमें आप सवाल पूछ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा इस वक्त? भाई मेरे पास जवाब नहीं होगा उसका। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कह दूंगा आपसे? ठीक है भाई, मैं पता करके बता दूंगा। अभी मैंने बताया, आज ही क्लास में आपको कहा मैंने, ये टीचर की पहचान है। लेकिन वो जोन नहीं तोड़ेगा तो अभी गुस्सा हो जाएगा। हाँ, हमारे रिसर्च स्कॉलर बैठे हुए हैं, वो मुझे बता रहे थे, कहते सर, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन सर वो उन्होंने मुझसे कह दिया ज़्यादा सवाल करोगे तो फेल कर दूंगा। तो हो जाता है फेल क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा ऑब्जर्वेटरी दिमाग जो है वो प्रोहिबिटरी दिमाग में बना हुआ है, बंद है, कि सवाल नहीं पूछने, डिस्कशन नहीं करना है नहीं? जो कुछ बोलना है वो टीचर को बोलना है, स्टूडेंट को हंसना भी नहीं है। अच्छा, नहीं होगा तो ये लर्निंग प्रोसेस फिर अच्छा नहीं हो पाएगा, राइट? फिर हमारा डोपामाइन जो है वो हमारे मीन्स डेंड्राइट से अटैच नहीं होगा। भाई लर्निंग भी तो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही है ना हमारे, राइट? तो हमारा जो है वो ये सारा सिस्टम जो है वो खेल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक अटैच होता है। यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया क्या? क्लियर है? जी बताएं। सब में डेंड्राइट्स का और नर्व एंडिंग का नंबर सेम रहता है सारी बॉडी में या अलग अलग होता है? नहीं, अलग अलग होगा भाई, डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गन कौन सा संभाल रही है। भाई फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक तो ये बात इन प्रिंसिपल ये बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट होगा तो वहाँ पे मसल होगी। अब ये अलग बहस है कौन सी मसल। भाई हमारी आंतें हैं वो ऐसे ऐसे चलती हैं केंचुए की तरह, तो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वहाँ पे भी मसल्स हैं, लेकिन वहाँ दूसरे तरह की मसल है। हमारा हार्ट है वो पंप कर रहा है, उसके अंदर भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ अलग तरह की मसल है।
यहाँ अलग तरह की मसल है, राइट। अब ये मसल्स आई लिड ऊपर नीचे हो रही हैं, मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी मसल है। अच्छा, यहाँ पे जितनी नर्व्स हैं, जितनी नर्व्स यहाँ पर हैं, क्या उतनी ही नर्व्स यहाँ पर भी हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। अगर हो गई तो ये एक तो बंद है तो खुलेगी नहीं, और खुल गई तो बंद नहीं होगी, इसलिए एक सी हो ही नहीं सकती, है नहीं। अच्छा, जितनी मसल, जितनी नर्व्स यहाँ पर हैं, क्या उतनी नर्व्स यहाँ पे भी होनी चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं तो ये बॉडी नहीं उठा पाएगी। लोड उठाना है ना इसको पूरी बॉडी का, फिर लेके चलना है, फिर भागना है, फिर कूदना है, फिर जंप करना है, फिर लैंडिंग भी करनी है। ये बाइसेप्स का काम तो नहीं है करने का। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बॉडी ऑर्गन, उसका कैसा स्ट्रक्चर और उसका क्या काम, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी नर्व्स कितनी हैं और मसल फाइबर्स उसमें कितने हैं, ये डिपेंड करेगा जी। अभी आपने कुछ क्लास पहले ये बताया था कि जो हमने वहाँ पे भी न्यूरॉन्स पढ़े थे, अभी उसमें आपने नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटिलकोलिन बताए थे, जो मतलब फास्ट और स्लो करने का काम करते हैं। तो सर वो भी इसी में आएंगे ना? अभी तो वो केमिकल्स थे, वो न्यूरॉन्स नहीं थे। नहीं, जैसे डोपामाइन, हाँ ये केमिकल है, वो भी केमिकल्स हैं, वो भी इसी की वो भी केमिकल हैं, वो भी ऐसे ही आएंगे। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये उसके लिए चेंज हो जाएंगे या नहीं? उसके लिए चेंज नहीं होंगे, उसमें ये डोपामाइन ही रहेगा। नहीं? ये रिसेप्टर्स होगा। हाँ, ये रिसेप्टर सेम होंगे, ये सेम होंगे, रिसेप्टर सेम होंगे, केमिकल चेंज हो जाएगा, हो सकता है तो सर जब एज पर दी नीड। तो जब अगर नॉरएपिनेफ्रिन जा रहा है तो डोपामाइन नहीं जाएगा, या डोपामाइन के साथ? नहीं, दो नर्व अलग अलग है ना। वो आप ऐसा समझने की कोशिश करो ना भाई, आपके मेडुला ऑब्लंगेटा, आप याद रखो, मेडुला ऑब्लंगेटा से एक नर्व गई एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, दूसरी नर्व गई उसको स्लो करने के लिए। तो ये दो नर्व अलग अलग है ना, तो दोनों के केमिकल्स भी तो अलग अलग होंगे। सर ये जो नॉरएपिनेफ्रिन और ये जो एपिनेफ्रिन, एसिटिलकोलिन है, हाँ, ये अलग है? ये दो अलग अलग नर्व्स हैं, अलग अलग, हर नर्व के अंदर फिर उसका केमिकल अलग अलग होगा, जैसा उसको काम करना होगा उसके लिहाज से। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? ओके फाइन जी। सर जैसे आपने बताया एज के साथ सर नर्व्स हमारी डाउन होती जाती है। एज के साथ हाँ नर्व्स हमारी डाउन। सर स्पीड और एनालाइजिंग पावर होगी तो वो भी डाउन हो जाएगी। स्पीड किस चीज़ की एनालाइजिंग पावर? सर ये ट्रांसमीटर। हाँ ठीक है। तो सर जब मतलब सर एज के साथ जब चोट लगती है तो सर वो ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? मतलब जब एज में आकर चोट लग जाती है सर तो और ज़्यादा पेन क्यों फील होता है सर? अच्छा, मीन्स अभी हम लोग पेन की उस फिजियोलॉजी पे नहीं आ रहे हैं, है नहीं, पेन की फिजियोलॉजी पे नहीं आ रहे, वो एक अलग मैटर है बिल्कुल, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल एक चीज़ को लेकर। देखो हमारा ब्रेन जो है ना, हमेशा एक टाइम में एक बात को पूरी तरीके से समझने में सक्षम है। हाँ, सामने वाला समझाने वाला चाहिए कोई। जैसे हम लोग मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एनाटॉमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम और आप मिल करके जो है वो अच्छे से समझ पा रहे हैं बातों को, ठीक है नहीं। अच्छा, ब्रेन की एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी है कि वो शुरू एक पॉइंट से करता है, वो ख़त्म कहीं और होता है जा करके। जैसे मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक बताऊं मेरे ब्रेन की, बड़ी अजीब सी है, आपकी भी होगी हो सकता है, कि मैंने कोई किताब पढ़ना शुरू करी, उस किताब में XYZ किसी साइंटिस्ट का या किसी का नाम आया और उसकी किताब आई, तो मेरा ब्रेन जो है वो फ़ौरन मोबाइल उठाता है और फ़ौरन उसका नाम डालता है, उसकी किताब डालता है। अच्छा, जैसे ही वो किताब देखी मैंने तो वो फ़ौरन जो है वो फिर वो अमेज़न पे चला गया। मैं अब पढ़ क्या रहा था और कहाँ चला गया, हरकत कहाँ है। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ नहीं, प्राइस मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे काम की है तो मैं लूँगा उसको। अब वो मैंने ऑर्डर कर दी, अब ऑर्डर कर दी तो अब 4 घंटे के बाद समझ में आया कि अरे क्या बावले हैं, इतनी कितनी पढ़ेंगे ऐसी किताबें और कितनी मंगा लेंगे, तो फिर अब उसको कैंसिल करने बैठे हुए हैं। तो अब कर क्या रहे थे हरकत, हम काम क्या कर रहे थे और कर ही क्या। तो ये ब्रेन काम ऐसे करता है, तो ये भी ऐसी पहुंच गई वहीं कहीं, राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं है क्या, असल में दुनिया में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, दुनिया की सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ब्रेन वहाँ पे वो रास्ते निकाल लेता है वो जाने के जहाँ पे आपको इंटरेस्ट होता है। मीन्स मुझे पूरी दुनिया में मीन्स ऑब्जर्वेशन करने की और डिफरेंट फिनोमेनन को सीखने की ये मेरी अपनी एक प्रवृत्ति है, या इसको को मैंने डेवलप कर लिया है समहाउ किसी तरीके से। तो अब वो उस प्रवृत्ति को मीन्स सुकून मिल जाए उसके लिए वो ये हरकतें करता है।
फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रवृत्ति किसी की होगी, आप में से किसी की कि कुछ वो मीन्स उसने देखा कि मीन्स अच्छे कपड़े पहनने की होगी, XYZ सभी को होती है, राइट। तो किसी की ज़्यादा होगी तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। मीन्स यहाँ एनाटॉमी पढ़ते पढ़ते वो वहाँ शॉपिंग मॉल में उधर चला, मिंत्रा पे चला जाएगा। क्यों नहीं जा सकते मिंत्रा? नहीं, हम भी जा सकते हैं यार, अपनी बीवी के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। क्या जी, क्या चीज़? नर्व्स की एज उतनी होती है जितनी आपकी एज है। नर्व आमतौर से जो है वो चेंज नहीं होती, जितनी आ गई। और ये नर्वस पूरा डेवलपमेंट जो है ये माँ के पेट के अंदर मेरा नर्वस डेवलपमेंट पूरा हो चुका। अब इसको कहो कि बढ़ जाएगा ये तो बढ़ नहीं जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद इसका रिसेप्टर्स बढ़ने मतलब जो थ्रो करते हैं रिसेप्टर्स एक टाइम के बाद वो लो थ्रो करने लगते हैं और मैसेज लेट पहुंचती है। नहीं, वो तो ये अब जाहिर से ख़राबी हो गई एज के साथ ख़राबी हो गई, लेकिन ये मर जाएंगे। आप समझ रहे हो? किसी एक्सीडेंट में कट जाएंगे, छुरी से कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं, जनरेट भी हो जाएंगे, लेकिन वही होंगे पुराने वाले। अगर उनके अंदर जीवन होगा थोड़ा सा तो वो जनरेट भी हो जाएंगे कुछ हद तक, लेकिन वही पुराने वाले होंगे। आप कहो कि नया बन जाए कोई न्यूरॉन, तो आज तक न्यूरॉन नया नहीं बना है। अभी तक तो नहीं बना, आगे हो सकता है बना ले, अब हो सकता है बना ले आगे। साइंस, इंसान कुछ भी कर सकता है नहीं? वो जब आप जैसा दूसरा बना सकता है तो न्यूरॉन क्यों नहीं बना सकता? बनेगा वो भी, राइट। जी, एक मिनट खामोश रहिए प्लीज़। हाँ, अरे यार खामोश हो जाओ भाई। एक मिनट सबर, शांति के साथ। इतनी जल्दी क्या है? एक तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी ने हमको ना बेसब्रा बना दिया है ना, और वो भी शॉर्ट्स ने ऐसा। अच्छा शांत हो जाइए। हाँ बेटे, आप क्या कह रहे थे? न्यूरॉन में सर कोई बैरियर होता है जो न्यूरॉन में और ब्लड कोई बीच में सर बैरियर होता है जो न्यूरॉन में और ब्लड में? नहीं समझ पा रहा मैं सर। जो है कि जैसे 100 गए और 90 रिसीव हुए सर, जो 10 जो वेस्ट चले गए उनको कुछ रोकने के लिए कुछ होता है? नहीं, उनको रोकने के लिए कुछ नहीं होता, वो ब्लड के साथ बाहर बह जाएंगे, वो निकल जाएंगे। वो वेस्ट प्रोडक्ट लेके चलता है ना ब्लड, वो ब्लड वैसे लेके चला जाएगा। है बेटे? कोई फायदा मिलेगा उस ब्लड से? किससे? ब्लड से? तो उनको ज़िंदगी मिल रही है ना, खाना मिलेगा। सेल को खाना चाहिए ना भाई, हर सेल को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो सोमा में वो न्यूक्लियस है ना, उसको खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा उसको? वो सब ब्लड से ही मिलेगा। तो ब्लड तो आपको, हर सेल को ब्लड जो है वो जीवन देगा, ज़िंदगी देगा, चाहे वो न्यूरॉन ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑस्टियोब्लास्ट ही क्यों ना हो। ओके फाइन। अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हल्का सा, है ना। ये क्या चीज़ है? ये फिगर का ही की है। हाँ, दैट्स इट। ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। अब इसके बाद क्या आएगा? ओके, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल हमारा डेंड्राइट हेड पे है या नर्व एंडिंग पे है? डेंड्राइट हेड पे। अब क्या आएगा नेक्स्ट? अरे उधर मत देखो यार, ये बेईमानी है, हैं? हाँ, ये दिस इज कॉल्ड शॉर्ट मेमोरी टेस्ट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाए। साइनेप्टिक लेफ्ट, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ गया। ओके फाइन, ट्रांसमिशन आ गया। अब क्या आएगा? क्या आएगा इसके बाद? हेलो, साइनेप्टिक लेफ्ट आएगा। अब क्या आ रहा है ललित? शांत हो जाओ। हाँ, डोपामाइन आएगा।
अब क्या आएगा? पक्का? डोपामाइन वाले कितने लोग हैं? डोपामाइन वाले कितने लोग हैं? अच्छा जी, डाउन, राइट। अब क्या आएगा? डोपामाइन रिसेप्टर्स आएंगे। अब क्या आएगा? परेशान हो गया बेचारा। डन? ये बात आपको समझ में आ गई साइनेप्स हमारा कैसे काम कर रहा है? इसका आगे तो कुछ नहीं है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बस ये एक जंगल है। लाइव न्यूरॉन ऐसे काम करता है, देख रहे हो आप, और वो भी इसकी स्टिल इमेज है। ये जो चल रहे हैं ना आपको, ये जो चमकदार दिखाई दे रहे हैं, ये फायरिंग हो रही है। ये यहाँ दीपावली है, फुल ऑन दीपावली है ना? तो ये न्यूरॉन हमारा ऐसे गछा हुआ है। ये क्या चीज है इसकी? सोमा। ये क्या चीज है? एक्सन्स। ये एक्सन्स हैं इसके, है नहीं? राइट। ये क्या है इसके? राइट। अभी कहीं टेल दिखाई दे रही है? यहाँ कहीं होगी, है ना? राइट। ये इसकी टेल है। अब ये पीछे कहीं उनसे अटैच्ड हो गई है। तो ये लाइव एनाटॉमी हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आप ये देखो, ये हर आपको जो भी धागा नज़र आ रहा हो, आपको जो भी धागा नज़र आ रहा हो, वो सारे धागे लाइव हैं और ये सारे दीपावली में मगन हैं सब। ये देख रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट है इसका। और ये सारे धागे, ये तो वो धागे हैं जो शायद ये 1500 उस पर मैग्नीफाइड हैं ये, राइट? अभी और धागे भी हैं, देख रहे हो? अभी एक ये धागा जा रहा है, अभी इसका भी छोटा एक धागा होगा। मीन्स मैं कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं। ये कितना कॉम्प्लिकेशन है इस पूरे जाल में, है नहीं? और ये अभी कितने, 1 2 बस खत्म। अभी तो ये 2 न्यूरॉन्स का जाल है, 2 न्यूरॉन्स का जाल है। अभी तो और पता नहीं कितने, मीन्स हमने बात की। रिकवर अगर उसके अंदर अपनी जान बची है तो वो रिकवर हो जाएगी। कोई दूसरी नर्व लगा दी जाए वहाँ पे तो ये अभी तक संभव नहीं हुआ है आज की डेट तक। कल हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ह्यूमैनिटी के फ़ायदे की चीज़ हो जाएगी। ठीक है नहीं? राइट, थैंक यू वेरी मच।